गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसमें हमने बेटा अब तक 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे इसके। ठीक है, तो आज हम इसके पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पर डेरिवेशन है एक पार्ट 4 में। ठीक है, और उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों की अभी बीच में कुछ क्लासें रुक गई थी, ठीक है, तो अब आप लोगों को सूचना भी मिल गई होगी, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय जो है पुनः 19 अक्टूबर से रीओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगी 19 अक्टूबर से। तो ज़्यादा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी, आप लोगों तक सूचना पहुँच गई होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है अब 19 अक्टूबर के बाद जो है कॉलेज आइएगा और आपको सूचना तो प्राप्त हो चुकी है, जैसा कि अब आप लोगों को यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं पार्ट 4 के बारे में। तो पार्ट 4 में हमको क्या पढ़ना है? तो पार्ट 4 में है हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपसे बताया था कि यहाँ पर हम आपको म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो के बारे में बताएंगे, यानी म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो के बारे में, यानी चुंबकशीलता म्यू जीरो। देखिए चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा, ठीक है, चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो में। ठीक है, किसमें? तथा एप्सिलॉन जीरो यानी विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, ठीक है, यानी चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो में संबंध। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, यानी चुंबकशीलता म्यू जीरो, यानी हम कह सकते हैं म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो में जो हमारा एक रिलेशन निकलेगा, उस रिलेशन को मुझे प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखते हैं उस रिलेशन के बारे में। तो देखिए चुंबकशीलता क्या होता है, यानी म्यू जीरो क्या होता है, यानी वी नो दैट ठीक है, हम जानते हैं कि म्यू जीरो, यानी वी नो दैट म्यू जीरो, इसका मान कितना होता है? 4 पाई इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू -7। ठीक है, तो इसका हम मान रख लेंगे। तो हाँ, वी नो दैट म्यू जीरो, इसका मान रख लेंगे हम 4 पाई, ठीक है, इंटू 10, यानी म्यू जीरो का यहाँ पर हम मान रख लेंगे। ठीक है, मान रखने 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, अब दूसरा है हमारा एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो इसका मात्रक भी तो हमें लिखना होगा, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो कह रहा है चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन में संबंध क्या होगा? तो संबंध ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद में तथा एप्सिलॉन नॉट का मान मुझे कहां पर दिया होता है? जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, जब वहां पर विद्युतशीलता होती है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एक ये वैल्यू दी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, इसका मान मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका मान कितना होता है बोलो? यानी 1/4 पाई
इंटू यानी 1/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो इसका मान हम रख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9, एकदम सिंपल, यहाँ 9 और यहाँ 9, ठीक है। तो कुछ भूलने वाला यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मात्रक लिख देंगे है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए हमारा म्यू 0 का मान पता हो गया, 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान मुझे पता। अब यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन 0 का मान बेटा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। जैसे हमने म्यू 0 का मान माना था, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल दें, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान ये है, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन का मान अगर निकालना चाहें तो एप्सिलॉन मान निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए मल्टीप्लाई यानी इसका क्रॉस कर दें, ठीक है। तो क्रॉस करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा। यानी एप्सिलॉन 0 का मान 1/4 इंटू यानी 4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 बन गया, अब 2 बन गया। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 और 2 की क्या करते हैं, हम यहाँ पर गुणा करवा देते हैं। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, देखिए समीकरण ये 1 था और ये 2 है हमारा, तो यहां से देखिए म्यू 0 गुणे एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 4 ठीक है, 4 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, -7 गुणा करवाना है तो हम दूसरा मान लिखेंगे 1/4 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से, देखिए 4 और 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बोलो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, यानी म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और 10 की पावर, देखिए 10 की पावर -7 ऊपर है और नीचे इसको ले आए तो 1/, में कितना आ जाएगा बेटा, 9 इंटू 10 की पावर यानी 7, माइनस क्या है नीचे चले जाएंगे, क्या आ जाएंगे, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 10 की पावर यानी 16, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 की पावर 16। अब देखिए यानी म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 यानी 1/9 इंटू 10 की पावर 16, जब 9 इंटू 10 की पावर 16 बचता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब 1/9 इंटू 16 बचेगा तो इसको हम देखिए तोड़ के लिख सकते हैं, देखिए 1/, देखिए 9 है, 9 को हम ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ दें, 3 और 3 में तोड़ दें, ठीक है, और 10 की पावर 16 है, इसको हम 2 से बाहर करते 10 की पावर 8 बचेगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे देखिए इसका स्क्वायर अगर खोल दे तो 3 3 9, ठीक है, और 10 की पावर 8 में तो गुणे चले जाएंगे, 8 गुना 16, यानी सेम वैल्यू लिखी है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज समझ में आ रही है, यानी म्यू 0 और एप्सिलॉन 0, ठीक है, यानी 1/3 इंटू 10 की पावर 8 इसका स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा कि 1/, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8, ये किसका मान होता है, प्रकाश का मान। आपने पढ़ा होगा कि सी प्रकाश की चाल कितनी होती है,
देखते हैं आगे, देखिएगा। तो प्रकाश की जहां लिख लेते हैं, जहां C बराबर लिखते हैं, जहां प्रकाश की चाल ठीक है, C इक्वल टू 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब प्रकाश की चाल बेटा हमको पता हो गई यहाँ से कि ये 3 × 10⁸ लिखा है, ठीक है। जब 3 × 10⁸ लिखा है और मुझे पता है कि C का मान कितना होता है, देखिए ये चीज, C का मान 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ होता है। अगर ये इतना मान है, इस मान को उठा करके हम इस जगह पर रख दें, यानी यहाँ पर हम C रख दें, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए μ0 ε0 इक्वल टू कितना है यहाँ पर देख लीजिएगा 1/, देखिए 3 × 10⁸ है और इसकी जगह पर हम C रख दें, C इसके जगह पर इसको रख दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना, C रख देते हैं, ठीक है। और जब C रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C² हो जाएगा, सिंपल सा। यानी यहाँ पर इसका मान हम C रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, C² हो जाएगा। जब C² हो जाएगा, मुझे पता है कि जो C का मान है 3 × 10⁸ होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने का, ठीक है। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे बेटा, देखिए इधर वर्ग होगा, ठीक है, और इधर वर्ग होगा, देख लेते हैं μ0 ε0, तो ये अंडर रूट लग जाएगा हमारा, ठीक है। और इधर जब वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/C बचेगा, इधर रूट लग जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारा, C बच जाएगा, ठीक है। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हटेगा और इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब हमारा क्या है, इसको C की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो C की वैल्यू तिरछा मल्टीप्लाई कर दें तो C इक्वल टू 1/, क्या आ जाएगा, μ0/ε0 हो सकता है। यानी इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, या में, ठीक है, और C इक्वल टू 1/√μ0 ε0। तो यही हमारा जो है आंसर है इसका, ठीक है। तो यानी ये चुंबकशीलता μ0 तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन में जो हमारा रिलेशन बनेगा वो यही होगा, ठीक है। तो एक बार और आप देख लीजिएगा, हमने μ0 का मान रखा 4πε0 यानी 4π × 10⁻⁷। हमें ε0 का मान पता करना था, यानी चुंबकशीलता, तो 1/4πε0, ठीक है। इसका मान होता है हमारा 9 × 10⁹। यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 डाले, यहाँ से हमने ε0 का मान निकाल लिया, तो हमारा 1/4π × 9 × 10⁹ बना बेटा। फिर हम यहाँ से समीकरण 1 व 2 की गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे बेटा, यहाँ पर μ0 गुणे ε0 4π गुणे 10⁻⁷ हो जाएगा, और इनटू में सेकेंड वाली वैल्यू रख देंगे, यहाँ से 4π और 4π बेटा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। बचेगा हमारा 1/9 × 10⁻16, यानी जो माइनस के 7 थे इसको हम नीचे ले आएंगे, तो वैल्यू हमारी प्लस की हो जाएगी, और 9 और 7 जुड़ जाएंगे तो 16 यानी 16 हो जाएगा। जब 16 हो जाएगा इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ने पर ये किसका वर्ग है, 3, देखिए 9 जो है 3 का वर्ग बनता है, ठीक है। और इसको 10⁻⁷
16 है, 16 को हम 10 की पावर 8 इंटू ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणे b स्क्वायर, तो इसको हम एक के पद में लिख सकते हैं यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 इस तरीके से। ठीक है, हमने ये लिखा। इसके बाद हमें पता है कि प्रकाश की चाल c इक्वल टू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। जब मीटर पर सेकेंड होती है बेटा तो हम म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 यानी 1/c का मान रख दिया तो c स्क्वायर हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे इधर ऋण लग जाएगा इधर स्क्वायर हट जाएगा तो हमारा ये इसके बराबर ये आ गया, तो और में इसके बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आप लोगों से ऑफलाइन में मिलते ही हैं हम। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हमने ये डेरिवेशन करवाया तो बेटा इसका करवाने का मकसद यही था कि जैसे कभी कभी एक नंबर में या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर पूछ देगा कि चुंबकशीलता म्यू 0 तथा एप्सिलॉन 0 में क्या संबंध है, तो आपको हो सकता है इतना सारा तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पर हमने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से करना है इसको। ठीक है, तो वहां पर आपको इसके बारे में पूरा जो है लास्ट का जो आया जैसे आपसे पूछ देगा कि चुंबकशीलता तथा विद्युत चुंबकशीलता एप्सिलॉन में संबंध क्या है। एक नंबर में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वहां पर लिखना होगा कि इसमें जो हमारा संबंध है वो यानी म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/c स्क्वायर हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में जो क्लिक कर रहा है वो हो सकता है। या पता चला कभी कभी एक नंबर बहुविकल्पी में आ गया। ठीक है, बहुविकल्पी में मान लिया एक बार एक जगह पे ये दिया है, अब तुम तो कह दो गुरुजी तुम ये पढ़ाए थे आपको में। ठीक है, या पता चला एग्जाम में ये दे दी कर दिया आपने ये पढ़ाया था, तो ऐसा कुछ नहीं, तीनों चीजें एक हैं, थोड़ा जो इनको विस्तृत कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर तीनों में से कोई दिया है और 3 बहुविकल्पी अलग होंगे, चौथा ये दिया होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इतने में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक नंबर का तो सवाल बनता है यहाँ से। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले चैप्टर यानी पिछला जो अभी आपको हमने पढ़ाया था तो उसमें भी कई सारे चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले बताया था कि विद्युत प्रवाह यानी विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे देगा, यानी विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था, फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने, एक नंबर पर सोच रहा हूँ। ठीक है, फैराडे ने, ऑस्टर्ड ने, एम्पियर ने और बोहर ने, 4 ऑप्शन तुमको दे देगा। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, फैराडे दे देगा। ठीक है, ऑस्टर्ड दे देगा, एम्पियर दे देगा। ठीक है, एम्पियर दे देगा और बोहर दे देगा। क्या, बोहर। तो 3 और 4 ऑप्शन आपसे दे देगा और एग्जामिनर पूछेगा कि इसमें किसने जो है इसकी खोज की थी, तो आपको बताना होगा वहां पर। तो किसने सही, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑस्टर्ड ने। ठीक है, क्या जवाब है इसका, ऑस्टर्ड ने। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नंबर वाले क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसी तरीके से और भी हम कुछ क्वेश्चन जो है उठा लेते हैं यहाँ से। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण क्या है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण क्या है, यानी यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर पढ़ रहे हैं बेटा तो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति यानी जो इसकी मूल उत्पत्ति का कारण है वो आवेशित यानी इसकी जो मूल उत्पत्ति यानी चुंबकीय क्षेत्र की मूल उत्पत्ति का जो कारण है। ठीक है, इसकी मूल उत्पत्ति का कारण तो हम कह सकते हैं कि आवेशित कण की गति अथवा विद्युत धारा का प्रवाह।
यानी आवेशित कण की गति एवं विद्युत धारा का जो प्रभाव है, यानी उसका जो प्रवाह है, आवेशित कण की गति एवं विद्युत धारा का जो प्रवाह है, इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की उत्पत्ति। तो देख रहे हैं कितने लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन और है कि कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो, यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी स्थिर इलेक्ट्रॉन कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर इलेक्ट्रॉन, चलिए जवाब दीजिए आप लोग। स्थिर इलेक्ट्रॉन कैसा, तो हम कह सकते हैं कि स्थिर इलेक्ट्रॉन केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर इलेक्ट्रॉन केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। कभी एक क्वेश्चन है कह रहा किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। कह बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना, कह रहा है कि बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र लिखिए। तो बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, अब पता चला आपको आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर आपने जो है प्रैक्टिस की ही नहीं इस चीज की। तो यहाँ से हम बायो-सेवर्ट के यानी जो बायो-सेवर्ट का नियम था इसका फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता था, यानी बायो-सेवर्ट का नियम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या होता था, B बराबर μ0/4 पाई, ठीक है। B बराबर μ0/4 पाई। जब समझ लीजिए आपसे पूछ दिया गया तो आप पेज पलटाना शुरू कर दिया होंगे इधर उधर, है ना। तो देखिए μ0/4 पाई, पहली कंडीशन क्या होती थी, धारा यानी I, फिर क्या होता था डेल्टा L, ठीक है, फिर क्या होता था साइन थीटा, फिर r², ठीक है। तो इस तरीके से I, ठीक है, डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। तो इस तरीके से हम नोट आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में आप लोगों को धारावाही चालक के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि कैसे धारावाही चालक के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। यानी सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको कि परिमित लंबाई के रिजुरेखीय धारा चालक के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता। अभी जैसे बायो-सेवर्ट के नियम में भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती थी, अब यहाँ पर एक परिमित लंबाई का, ठीक है, परिमित लंबाई के रिजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम दूसरा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दोनों डेरिवेशन है, तो इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए जो है अगले वीडियो में हम इन दोनों डेरिवेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।